थर्ड यूनिट में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है अपक्षय। अपक्षय इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। अपक्षय पढ़ेंगे। तो अपक्षय के अंतर्गत कई बिंदुओं पर बात होगी। तो पहले उसका एक खाका बना लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अपक्षय क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि अपक्षय किन क्रियाओं से, अपक्षय में होने वाली क्रियाएं क्या है, 2 क्रियाएं इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कारक कौन से हैं जो अपक्षय को प्रभावित करते हैं। आवाज मत कीजिए। अपक्षय के कारक क्या है, इन कारक में कई सारे बिंदु है, उस पर बात करेंगे। फिर अपक्षय के प्रकार मुख्यतः 3 हैं, उस पर बात करेंगे। और अपक्षय के प्रकार के बाद पढ़ेंगे कि अपक्षय का प्रभाव क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। इसके बाद समय नहीं मिलेगा क्या बात करने का, कौन काहे बात कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिए इसको, इसके बाद जाके बात कीजिएगा। तो अपक्षय में ये सब बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपक्षय है क्या। अपक्षय एक ऐसी घटना है, हम आपको बताए थे बल जो होते हैं पृथ्वी पर कार्य करते हैं, 2 तरीके का कार्य करते हैं। एक अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, और एक था बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, अंतर्जात बल जो आप लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बल पढ़े हैं, पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा तरंगे उठ रही हैं, वो पृथ्वी को डिवाइड कर रही हैं, वो अंतर्जात बल है। बहिर्जात बल मतलब पृथ्वी के सतह पर जो संरचनाएं हैं उन पे जो कार्य कर रहा है बल, वो चाहे हवा के द्वारा हो चाहे पानी के द्वारा हो, उसको समतल करने का प्रयास करता है तोड़ फोड़ के, वो बहिर्जात बल होता है। सिंपल सा मतलब है बाहर जो बल लग रहा है पृथ्वी के सतह पर। तो बहिर्जात बल में ही ये अपर्दन और अपक्षय आता है। अपक्षय कल पढ़ेंगे, अपर्दन। तो ये दोनों बहिर्जात बल ही हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला कि अपक्षय एक बहिर्जात बल है, एक भूगर्भिक क्रिया है। भूगर्भिक नहीं, पृथ्वी के सतह पर होने वाली एक क्रिया है। भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के भीतर हो जाएगा। तो पृथ्वी के सतह पर होने वाली एक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी के सतह पर स्थित चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, टूटती हैं, और टूट करके अपने ही स्थान पे क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर। चट्टानें टूटती हैं और टूट करके अपने ही जगह पर बनी रहती हैं, वह अपक्षय कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कोई चट्टानी भाग है पृथ्वी के सतह पर, किसी भी कारण से इसका इतना भाग जो है क्या हुआ, विखंडित हो गया है, टूट गया है। ठीक है, और टूट करके क्या हो गया है, इसी स्थान पर क्या है, बना हुआ है, कहीं गया नहीं है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी इस चट्टान का, है ना। चट्टान टूट करके उसी जगह पे टुकड़ों में बनी हुई है, तो वह घटना क्या कहलाएगी, अपक्षय कहलाएगी। और इसके लिए कई सारे कारक जिम्मेदार हैं, है ना। भौतिक कारक जिम्मेदार हैं, भौतिक तत्व, चाहे तापमान हो, हवा हो, वर्षा हो, है ना। और भौतिक के बाद रासायनिक तत्व जिम्मेदार हैं, घुलनशील क्रिया होना, ऑक्सीडेशन होना, है ना, जलयोजन क्रिया होना। और जैविक कारक भी जिम्मेदार हैं, जैसे हम लोग हो गए और जीव जंतु हो गए छोटे छोटे, तो ये सब जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले क्या है यह समझ में आया, अपक्षय। अपक्षय एक ऐसा बहिर्जात बल की तरह कार्य करता है जिसमें पृथ्वी के सतह की जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और टूट करके अलग अलग होकर के टुकड़ों में वहीं पे रहती हैं, कहीं जाती नहीं, वहीं पे स्थित रहती हैं। उस क्रिया क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। आगे अपक्षय में जो भूतल पर अपक्षय होता है वो 2 क्रियाओं में होता है। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, कम से कम एक भूगोलवेत्ता के अनुसार आपको परिभाषा आनी चाहिए, चाहे भूगोल की परिभाषा हो चाहे प्लेट की परिभाषा हो, है ना। तो इससे आपके उत्तर में वजन आता है। जब जांचने वाला उसको पढ़ता है तो समझता है कि ये सही में भूगोल पढ़ रहा है, नहीं तो जनरल परिभाषा तो कोई भी लिख के आएगा, है ना। तो जैसे इसमें कई सारे दिए हुए हैं,
जैसे एक विदेशी जो भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार, एक भारत के जो भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं। जैसे आर्थर होम्स का नाम सुन चुके हैं आप लोग। उन्होंने भी परिभाषा दी है कि अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो चट्टानों के विनाश और विघटन में सहायक होते हैं, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवर्तन ना हो, है ना। इसका मतलब ये है, वही है, बस शब्द अलग अलग हैं। मतलब वही है, बस शब्द अलग अलग हैं। ये भी ये कहना चाह रहे हैं कि भूपृष्ठीय जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और टूट करके वहीं पे बनी रहती हैं, वो कहीं दूसरे जगह पर नहीं जाती हैं। मतलब वही है, थीम वही है, बस शब्द इधर उधर थोड़ा किया है इन्होंने। फिर जो सविंद्र सिंह है, जिनकी पुस्तक भी चलती है भौतिक भूगोल की, अगर आपको 6 सेमेस्टर भूगोल पढ़ना है तो सविंद्र सिंह की पुस्तक खरीद लीजिए। सविंद्र सिंह के अनुसार अपक्षय ताप, वायु, जल तथा प्राणियों का कार्य है। देखिए, ताप, वायु, जल तथा प्राणियों का, अभी बता रहे थे भौतिक, रासायनिक और जैविक, तो इसमें तीनों इन्होंने शामिल किया है, जिसके द्वारा यांत्रिक रासायनिक परिवर्तनों से चट्टानों में टूट फूट होती है। यांत्रिक परिवर्तन अभी बताएंगे क्या होता है, और रासायनिक परिवर्तन भी बताएंगे। तो ये जो कारक है उनके कारण जो चट्टानें टूट फूट होती हैं वही जो है अपक्षय है। तो ये 2 भूगोल बताएंगे। 2 घटनाएं हैं, 2 क्रियाएं हैं। पहला है अपखंडन या विघटन, डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा है अपघटन, डीकम्पोजिशन। तो ये जो अपक्षय के लिए क्रियाएं हैं वो 2 हैं। पहला है अपघटन, पहला है विघटन, डिसइंटीग्रेशन। अगर आप कोई प्रश्न हल कर रहे हैं, जैसे वेदरिंग पे क्वेश्चन आया, आपसे बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का पूछ लिया कि अपक्षय क्या है समझाइए, तो अगर आप इस तरीके का पहले चार्ट बना के लिखते हैं तो उसमें एग्जामिनर को पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो समझ जाएगा कि इसने किस किस बिंदुओं पर लिखा है और आपको डायरेक्ट नंबर दे देगा। 15 में 12, 13, 14 नंबर पा सकते हैं आप, ठीक है। 14 तो नहीं देगा, लेकिन 12, 13 तक पा सकते हैं। तो अगर आप फ्लो, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट। जैसे इसमें अभी मैं जितनी चीज़ें दिखाऊंगा वो अगर सब बनाते जाएंगे, पहले बना लिया, और ये आपको मदद करता है लिखने में भी। आप बार बार कंफ्यूज नहीं रहेंगे मुझे क्या लिखना है। जैसे आप जब ऐसे लिखते हैं तो उसका एक बनाते हैं पहले खाका, ड्राफ्ट। तो चलिए वो सब बात की बात है। तो अपखंडन या विघटन, डिसइंटीग्रेशन, अपखंडन, विघटन, डिसइंटीग्रेशन पहली क्रिया है अपक्षय में। दूसरी क्रिया है अपघटन, डीकम्पोजिशन, तो ये दोनों घटनाएं क्या हैं इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नाम से ही समझ में आ रहा है विघटन, विघटन मतलब होता है टूटना, अलग होना। इंटीग्रेशन मतलब है जोड़ना, और इंटीग्रेशन का उल्टा जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब अलग अलग करना। तो डिसइंटीग्रेशन में जो भौतिक तत्व हैं, जैसे तापमान हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, वह क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती है। उसी को क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं। कैसे तोड़ती है, जैसे अगर चट्टानें हैं, वो क्या होगा, तापमान अगर उन पे ज़्यादा पड़ेगा तो चट्टानें दिन में क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। जब चट्टानें दिन में गर्म होती हैं तो क्या होती है, उनमें विस्तार होता है, वो फैलती हैं। अगर यह चट्टान है, सूर्य की किरणें 12 घंटे इस पर पड़ी और इसका तापमान बढ़ा, तो ये कुछ इसका जो भाग है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ गया। अब जैसे ही रात होगी तो यह ठंडी होगी चट्टान, तो जब ठंडी होती है तो इसका ये भाग फिर से सिकुड़ के इतने तक आएगा। तो इससे क्या होता है, बार बार यही क्रिया रोज हो रही है। तो यही क्रिया बार बार होने से चट्टानों में दरार पड़ जाती है, वो चट्टानें टूट जाती हैं, धीरे धीरे उसके छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लैंप या लालटेन जलाए होंगे, जब वह गर्म रहता है उसमें थोड़ा सा पानी पड़ता है तो क्या होता है, चटक जाता है वो। क्यों, क्योंकि उसका प्रसार हुआ रहता है, तापमान के कारण वो फैल जाता है। जैसे ही उसमें पानी बढ़ता है तो वह सिकुड़ता है और उसी समय क्या होता है, चटक पड़ जाती है उसमें। तो डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो भौतिक तत्वों के द्वारा होगा, है ना, जिसमें जो है पानी है, वर्षा है, ताप है,
इन सब के द्वारा क्या होगी, चट्टानें टूटेंगी। ठीक है। अपघटन में क्या होगा, डीकम्पोजिशन में, इसमें क्या होगा कि जो चट्टानें होती हैं उनमें कई सारे खनिज होते हैं। चट्टानें जो बनी होती हैं, एक्चुअली में आपके इस को पढ़ने से पहले चट्टानों के बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ दिए हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे। तो चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं, हम आपको एक दिन बताए भी थे कि चट्टानें कितने तरीके की होती हैं। आग्नेय होती हैं, अवसादी होती हैं, रूपांतरित होती हैं। इनमें खनिज पाए जाते हैं। जैसे कोयला एक खनिज है, चट्टान में ही मिलता है। सोना हो गया, लोहा हो गया, है ना, जितने भी खनिज आप लोग सुनते हैं वो सब कहाँ मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं। तो चट्टानों में खनिज जो हैं ये पानी के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं तो घुल जाते हैं, और घुलने के कारण भी चट्टानों से वो अलग होते जाते हैं। और जब चट्टानों से अलग होकर के वहीं पे बने रहेंगे तो अपक्षय ही कहलाएगा। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण क्रिया है घुलन की क्रिया, जो घुलन की क्रिया, विलयन बन जाता है। तो उसके कारण जो अपघटन होता है, उसके कारण जो चट्टानों से वो पदार्थ अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो इसमें रासायनिक क्रिया याद रखनी है, इसमें रासायनिक क्रिया होती है। और इसमें कैसी क्रियाएं होती हैं, भौतिक क्रियाएं होती हैं। भौतिक क्रियाएं मतलब भौतिक रूप से तोड़ा जाता है चट्टानों को, तापमान, वायु के प्रभाव से। इसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानें अलग होती हैं। ठीक है। तो दो क्रियाएं पढ़ा हमने, अपघटन या विघटन, अपखंडन या विघटन और अपघटन। कोई समस्या है? बहुत ध्यान दे के सुनिएगा क्योंकि बहुत तेजी से पढ़ाएंगे। फिर इसको लिख लिया है ना आप लोग? क्या कौन कह रहा है नहीं लिखे? जो नहीं लिखा है वो लिख लेगा दूसरे का देख के। ये चार्ट ऐसे ही बनाते जाइएगा, ऊपर ही, अलग अलग करके नहीं बनाना है। अब पढ़ते हैं कारक, है ना, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कारक क्या है, प्रकार क्या है, 4 नंबर में पूछ लिया अलग अलग, प्रभाव क्या है, अपक्षय क्या है, 1-2 नंबर की परिभाषा भी आती है आप में। तो अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक है। नियंत्रित करने वाले कारक का मतलब यह है कि या तो वह अपक्षय को बढ़ाएगा। अपक्षय को क्या करता है, कारक क्या होते हैं, कारक जो हैं वो उसमें मदद भी करते हैं और क्या करते हैं, उसको रोकते भी हैं। जैसे आप कॉलेज आते हैं तो कई सारे कारक हैं जो आपको कॉलेज में क्या करते हैं, खींच रहा है। एक कारक है कि जिसको पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ने आता है, जिसको अपने घर से निकलने की इच्छा है कि घर से निकलूं मैं, मुझे काम न करना पड़े, वो दूसरी इच्छा है। तीसरा, कुछ मित्र हित होते हैं, लड़कियों के भी मित्र होंगे, लड़कों के भी मित्र होंगे, तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, घर में समय नहीं मिलेगा। तो ये कई सारे कारक हैं जो आपको खींच रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपके कॉलेज आने में मदद करते हैं। तो उन सबको ऐसे ही कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं, अपक्षय में मदद करते हैं। तो जो कारक हैं उनको पहले बिंदु वाइज लिख लेते हैं और फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वायुमंडलीय क्रियाएं, वायुमंडलीय क्रियाएं और जलवायु। दूसरा कारक है चट्टानों की संरचना, चट्टानों की संरचना। तीसरा कारक है भूमि का ढाल, भूमि का ढाल, स्लोप। चौथा है वनस्पति एवं जैव जगत, वनस्पति एवं जैव जगत, वनस्पति एवं जैव जगत। ये 4 जो कारक हैं वो अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जितने भी कारक हैं वो सब सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, वो अपक्षय को बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं हैं। लिख लिया? तो वायुमंडलीय क्रियाएं और जलवायु,
वायुमंडलीय क्रियाएं मतलब वायुमंडल में क्या क्या है, जैसे तापमान, जल, आर्द्रता, है ना, ये सब है। हवा भी इसी में आएगी, वायु। तो अभी जो आपको एक उदाहरण दिए थे कि वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा अपक्षय कैसे प्रभावित होता है, कि जो चट्टाने हैं, है ना, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की चट्टाने हैं, उष्णकटिबंध का मतलब है कि पृथ्वी है उसके बीचों बीच विषुवत रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दक्षिण में मकर रेखा है और उत्तर में क्या है, कर्क रेखा है। इनके बीच का जो क्षेत्र है वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, मतलब तापमान वर्ष भर क्या होता है, ज़्यादा रहता है। इसके कारण यहाँ पे जो चट्टानें रहती हैं उनमें सूर्य की किरणें जब पड़ती रहती हैं तो क्या होती हैं, वो दिन में तेज़ी से गर्म होती हैं और रात में तेज़ी से ठंडी होती हैं। तो जब दिन में तेज़ी से गर्म होती हैं तो उनका प्रसार हो जाता है, अभी बता दिए आप लोगों को, दिन में प्रसार होगा और रात में क्या होगा, यही सिकुड़ेंगे। तो जब ये बार बार क्रिया होती रहती है तो इनमें छोटे मोटे दरार पड़ते रहते हैं, है ना, और ये धीरे धीरे ये दरार और बढ़ते जाएंगे और कई टुकड़ों में, कई भागों में क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वायुमंडलीय क्रियाएं और जलवायु के कारण है। ठीक है ना, मौसम जब परिवर्तन होता है तो गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, ये सब मौसम क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो उसके कारण भी अपक्षय की क्रिया क्या होती है, होती रहती है। ठीक है, इसमें एक जैसे ये गर्म प्रदेशों का हो गया, ठंडे प्रदेशों में क्या होता होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में अगर कोई लकड़ी काटने के लिए लगाया गया है या कहीं भी आप भी लकड़ी काटने गए हैं तो क्या होता है, जो लकड़ी होती है तो पहले आप उसमें एक कील ठोंकते हैं, है ना, और कील ठोंक ठोंक के उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको अलग करने का प्रयास करते हैं, है ना। जब बड़ी मोटी सी लकड़ी होती है तो उसके लिए क्या क्या कहते हैं, उसको जो कील होता है, छीनी और हथौड़े का प्रयोग करते हैं आप उसमें, है ना, छेनी हथौड़ा, है ना। तो वो जो छीनी है वो क्या कर रही है, लकड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि चट्टाने हैं, है ना, थोड़ा भी अगर पानी मान लीजिए चट्टान है कोई, उसमें छोटी सी दरार है जिसमें थोड़ा बहुत पानी क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे इसका तापमान और कम होगा। ठंडे प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठंडे प्रदेश में तापमान दिन में थोड़ा बढ़ता है लेकिन फिर वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। तो जब यह पानी किस में बदलेगा, बर्फ़ में बदलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब पानी बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है, क्या कम होता है, बढ़ता है आयतन। ठीक है ना, पानी से जब बर्फ़ बनता है, जैसे आप बॉटल को एकदम भर के फ्रिज में रख दीजिए, होगा अगर पानी बॉटल भर के रख दिए हैं तो जब फ्रीजर में रख देंगे तो जब जम जाएगा तो हो सकता है आपका ढक्कन जो है टूट जाए, है ना, कभी कभी बॉटल भी फट जाएगी। क्यों होता है, पानी तो उतना ही भरा था लेकिन वो बर्फ़ जो है आयतन बढ़ गया, मतलब पहले पानी जितनी जगह ले रहा था बर्फ़ बनने के बाद वो ज़्यादा जगह ले रहा है, उसके कारण वो बॉटल आपका टूट जाता है या ढक्कन टूट जाता है। तो ऐसे ही चट्टानों के साथ भी होता है, पानी जब तक है ठीक है, जैसे ही ये बर्फ़ बनेगा, ज़्यादा जगह लेगा, तो ये जो दरार अभी छोटी थी ये क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ऐसी क्रिया बार बार होती रहेगी और ये चट्टानें क्या होती जाती हैं, टूटती जाती हैं। तो यह वायुमंडलीय प्रभावहीन है कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वायुमंडलीय हो गया। अगला है चट्टानों की संरचना। चट्टानों की संरचना में चट्टानें कई तरह की होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं, मुलायम चट्टानें होती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें जो हैं वो कठोर चट्टानें हैं, तुलनात्मक की अगर आप अवसादी चट्टानें लें, अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानें हैं, है ना। आग्नेय चट्टानों का ही टूट टूट के उसमें बहुत सारे जीव जंतु आदि मिलते जाते हैं, वही जब परत दर परत बनती जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। तो ये ज़्यादा कठोर होंगी, आग्नेय चट्टानें ज़्यादा कठोर होंगी क्योंकि यह
ज्वालामुखी की क्रिया से बनती हैं, है ना। तो इसमें क्या है, मैग्मा जो लावा आता है पृथ्वी के भीतर से, वो ज़्यादा कठोर एकदम घनत्व के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो ज़्यादा कठोर होती हैं। ये क्योंकि परतदार हैं, बार बार विभिन्न परतों से बनी है, तो मुलायम होती हैं तुलनात्मक इसके। तो जब इन पे तापमान और वर्षा आदि का प्रभाव होगा तो ये चट्टानें क्या होंगी, ज़्यादा तेजी से टूटेंगी। ये चट्टानें ज़्यादा तेजी से टूटेंगी क्योंकि ये मुलायम चट्टानें हैं, और ये ज़्यादा धीरे गति से क्या होगा, टूटेंगी, क्योंकि ये कठोर चट्टानें। इसीलिए आप देखते होंगे, अगर नदी देखे हैं तो नदी में देखते हैं कि आसपास बहुत सारे चट्टानें हट गई हैं, लेकिन बीच में कुछ चट्टानें बची हुई हैं, है ना। काली कलर की अगर चट्टानें होंगी तो उनको ग्रेनाइट कहते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था सोन नदी का, उसमें काली काली चट्टानें दिख रही हैं, वो आग्नेय चट्टानें हैं, वो बहुत कठोर चट्टानें हैं, पानी उनको नहीं तोड़ पाया है, लेकिन जो मुलायम थी वो कट के बह गई हैं, है ना। तो वो चट्टानें जो है उनको अपक्षय होने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे होंगी, लेकिन ये चट्टानें बहुत ही आसानी से अपक्षय हो जाती हैं। तो उनकी संरचना भी निर्धारित करती है अपक्षय को। अगर कठोर है तो धीरे धीरे टूटेंगी, अगर मुलायम है तो आसानी से टूट जाएंगी, ठीक है। फिर भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ लैंड। भूमि का ढाल ये ज्यादातर संबंधित है पर्वतों से। भूमि का ढाल में मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ढाल जो है ज़्यादा तीव्र है, तेजी से है, यहाँ पे कोई भी पदार्थ होगा वो तेजी से नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं, यहाँ पे क्या पानी रुकेगा? इस जगह पे पानी रुकेगा नहीं। अगर नदी कोई बह रही है तो पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, पानी बहता जाएगा। तो जो रासायनिक क्रिया है, ये जो कारक पढ़ रहे हैं ना, इसमें दोनों तरीके से देखना है आपको, चाहे भौतिक तरीके से अपक्षय हो जाए और चाहे रासायनिक तरीके से हो जाए। भौतिक मतलब ताप आदि के प्रभाव से, वर्षा आदि के प्रभाव से, रासायनिक अपक्षय मतलब घुलन की क्रिया द्वारा अपक्षय हो जाए। तो इसमें दोनों देखना है एक ही समय पे। तो यहाँ इस तल पे रासायनिक अपक्षय नहीं हो पाएगा, घुलन की क्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी रुक ही नहीं रहा है, पानी डायरेक्ट बहता जा रहा है। तो जो चट्टानों के खनिज हैं उनको घोल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? भौतिक वाली होगी। जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो यहाँ की चट्टानों को क्या करेगा, अपने साथ तोड़ करके बहा के ले जाएगा और यहाँ इकट्ठा करता जाएगा। जैसे जो डेल्टा बनते हैं, नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ पहाड़ों से या मैदानी भागों के बहुत सारे पदार्थ को काट के ले जाती हैं। जैसे आप जाते होंगे रेणुकूट तो देखते हैं कि रिहंद नदी जो गई है बहुत गहरी खाई बनाई हुई है। तो गहरी खाई कैसे बना? वहाँ का कुछ पदार्थ नदी बहा के ले गई तब न बना। तो वो पदार्थ ले जाके कहीं जमाई होगी, निक्षेपण की होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पदार्थ भौतिक रूप से हटेगा वो जाके कहीं पे क्या होगा, जमा होगा। और अगर यह यहाँ पे ही मान लीजिए टूट रहा है, अभी बह नहीं गया है पानी के साथ, तो जब तक वो वहाँ पे टूट के बना रहता है वही अपक्षय है। बहेगा, बहने के बाद वो अपक्षय नहीं रह जाएगा, टूट करके वहीं पे बना रहे। अभी हम बताएं ना, अपक्षय में चट्टानें टूट करके वहीं पे बनी रहेंगी, कहीं जाएंगी नहीं, तो अपक्षय वहीं पे बना रहेगा। तो ये चट्टानें जब पानी आदि के प्रभाव से यहीं पे टूट के बनी रहेंगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ढाल कम है, जहाँ पे ढाल यहाँ पे कम है, तो पानी जो है बरसात का हो या नदी का हो, यहाँ पे कुछ समय तक इकट्ठा रह सकता है। तो ऐसे में इन चट्टानों में जो खनिज हैं उनसे वो क्रिया करके उनको घोल करके भी क्या होता है, तोड़ सकता है। तो यहाँ पे रासायनिक क्रिया द्वारा भी चट्टानें टूट सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल भौतिक क्रिया द्वारा ही चट्टानें टूटेंगी जहाँ पे ढाल। तो कहने का मतलब यह है कि नदी जो ज़मीन का ढाल है, भूमि का ढाल है, वह भी अपक्षय को क्या करता है, प्रभावित करता है।
ठीक है। अगला है वनस्पति एवं जैव जगत। जीव जंतु आप लोग देखते हैं, चूहा देखते हैं, वह बिल बना लेता है खेतों में और क्या करता है, मिट्टी को कई मतलब बहुत छोटे छोटे भाग में करके वो अपना बिल बनाता है ना। जीव जो भी बिल बना के रहने वाले जीव हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, कई भागों में विखंडित करते हैं। वह भी एक अपक्षय का प्रकार है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है, अपक्षय का मतलब केवल यह नहीं है कि चट्टान ही टूटेगी। अपक्षय का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ जो है अगर वह टूट करके कई भागों में वहीं पे इकट्ठा रहता है, वहीं पे रहता है, तो वो अपक्षय की क्रिया है ना। जैसे आप दीवार बनवाते हैं, दीवार अगर आपने उसको छपाई नहीं करवाई है, प्लास्टर नहीं करवाया है, तो गर्मियों के दिनों में जब तेज़ हवा चलती है, बरसात में पानी अगर चल रहा है, तो आप अगर देखेंगे कुछ समय बाद तो चट्टान वो ईंटें जो हैं धीरे धीरे कटती जाती हैं और कभी कभी तो ईंटें कट कट के वहीं पे गिरती रहती हैं। तो जब तक वहीं पे हैं तब तक अपक्षय है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो वनस्पति एवं जैव जगत द्वारा क्या होता है, वनस्पतियाँ क्या हैं, वनस्पतियाँ जो हैं मिट्टी में उनकी जड़ें होती। मान लीजिए यही पौधा छोटा सा है तो इसकी जड़ें क्या हैं, छोटी छोटी हैं। फिर यही पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो जब पौधा ऊपर बड़ा होता है तो नीचे भी जड़ें बड़ी होती हैं ना, कि नीचे जड़ें उतनी ही रहती हैं। नीचे जब जड़ें बड़ी होती हैं तो अगर यहाँ पे चट्टानें हैं तो वह चट्टानों को भी तोड़ करके निकल जाती हैं। और फिर आप एक मोटिवेशनल कोट लिखते हैं कि ये चट्टान जो है उसको भी तोड़ करके जो वृक्ष की जड़ें हैं वो तोड़ दे रही हैं, तो हम तो इंसान ही हैं, हमको कमज़ोर नहीं होना है। ऐसे मोटिवेशनल कोट सुने हैं आप लोग, है ना। जैसे कहीं दिखाते हैं कि चट्टानों में पौधा उगा हुआ है और फिर लिखेंगे कि ये तो चट्टान में उग गया है तो इंसान क्या है नहीं कर सकता है। तो फिलॉसफिकल बातें करते हैं हम लोग। तो अपक्षय इसमें कैसे होगा, जब पौधों की जो जड़ें हैं छोटी रहेंगी तो बहुत थोड़ा भाग जो है ज़मीन के भीतर उनका रहेगा। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा उसकी जड़ें जो है और गहराई में जाएंगी, और अगर मान लीजिए वहाँ चट्टानें हैं तो वो चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। तो इससे भी क्या होता है, अपक्षय होता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। दूसरा जीव है जो हम लोग हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, खनन का कार्य करते रहते हैं, है ना। खनिज निकालना है या कुछ भी करते हैं, जैसे ज़मीन में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो चट्टानों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर कुछ भी खनन का कार्य कर रहे हैं, कोयला खन रहे हैं तो आसपास की कुछ भूमि को खन देते हैं, अलग कर देते हैं। तो वह भी अपक्षय का भाग है, जब तक कि वह विखंडित हुआ पदार्थ वहीं पे बना रहे। ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि जो विखंडित हुआ पदार्थ है वहीं बना रहेगा, अपक्षय वही कहलाएगा। तो जीव भी जैसे छोटे जीव हैं, है ना, सांप है, नेवला है, चूहा है, यह भी क्या करते हैं, अपना घर बनाने के लिए ज़मीन को विखंडित करते हैं और बाहर लाके वहीं पे इकट्ठा किए रहते हैं। तो वो भी अपक्षय के में मदद करते हैं। तो ये अपक्षय के कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अगला अपक्षय का प्रकार 3 तरीके के हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक या इसको यांत्रिक भी कहते हैं। दूसरा है रासायनिक और तीसरा क्या है, जैविक। अभी हमने जितनी बातें की हैं वही बातें बार बार इसमें रिपीट होंगी। भौतिक में अभी बातें की, चट्टानें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, टूट जाती हैं। रासायनिक में बात की कि चट्टानें घुल जाती हैं, और जैविक में बात की कि जीव जंतु है वो सब पेड़ पौधे हैं तोड़ते हैं, वही है। तो इसमें कई बिंदु हैं, सबके बिंदु पहले लिख लेते हैं। तो जो भौतिक है उसमें ताप परिवर्तन द्वारा, ताप परिवर्तन का उदाहरण बताए हैं आपको। चट्टानें थी, दिन भर गर्म हुई, रात में ठंडी हुई, तो दिन में गर्म हुई तो फैली,
और ठंडी हुई तो सिकुड़ी, उसी के कारण दरार पड़ता गया, वो टूटती गई। तो ताप परिवर्तन द्वारा भौतिक अपक्षय हो गया ये। दूसरा, पाले की दशा। पाले की दशा मतलब क्या होता है? बर्फ पड़ना। पाले की दशा का प्रभाव वही वाला जो अभी आपको बताए थे कि जो चट्टाने हैं उनमें छोटी दरारें हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा है। जैसे ही वो क्या है जी, क्या आनंद आ रहा है? मास्क पहने हो तो ये नहीं समझ में आया, हंस रहे हो कि नहीं? सीरियस होकर क्लास में बैठिए। तो जो चट्टाने हैं उनमें अगर छोटी दरारें हैं, है ना, या कुछ भी है, अगर उसमें पानी स्थित है, अगर वह तापमान कम हो रहा है तो वह पानी किस में बदलेगा? बर्फ में बदलेगा, और वह उन दरारों को और बड़ा कर देगा। तो इससे क्या होगा? चट्टानों में भी खंडन होगा। तो पाले की दशा का मतलब है तापमान कम होना। पाला पड़ना मतलब ठंडी में कहते हैं ना पाला पड़ रहा है, तापमान और कम हो गया है, मतलब तापमान कम होने से वो पानी बर्फ में बदलेगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा, तो चट्टानें विखंडित हो जाएंगी, टूट जाएंगी। पाले की दशा। फिर उसके बाद है वर्षा, है ना। अगर मिट्टी है, चट्टान है, वहाँ पे बारिश हो रही है, तो वह उस चट्टान को या मिट्टी के कुछ भाग को तोड़ने का प्रयास करती हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपके घर के सामने मिट्टी का द्वार है ना, तो वहाँ पे जब बरसात होती है तो जो मिट्टी है कट कट के, हालांकि वो आप देखते होंगे कट के बह जाती है, लेकिन वो पहले कटती होगी, फिर वहाँ पे इकट्ठी होती होगी, फिर बहती है। तो जो वहाँ पे रुकने का क्रम है कि कट के वहाँ पे रुकी हुई थी, वही अपक्षय है। तो वह भी बरसात के द्वारा होता है ना, वर्षा की क्रिया द्वारा। और इसमें एक और उदाहरण है कि जैसे चट्टाने जो हैं वो तापमान के कारण खूब ज़्यादा गर्म हुई हैं दिन में ही, ठंडी रात में होंगी लेकिन दिन में ही बता रहे हैं। मान लीजिए दोपहरी है, गर्मी की दोपहरी है, खूब ज़्यादा गर्म है चट्टाने, लेकिन अचानक क्या हो गई? बारिश हो गई। तो चट्टाने गर्म हैं और बारिश हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? वैसे ही जैसे आप लैंप या लालटेन में गर्म हुआ रहता है, पानी पड़ता है, टूट जाता है, वैसे ही यहाँ भी चट्टाने क्या हो जाएंगी? चटक जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, तो वह भी अपक्षय होगा, बरसात के कारण भी माना जाएगा। फिर है दाब मोचन। दाब मोचन, जैसे संकट मोचन है भगवान, वैसे ही दाब मोचन है। मोचन मतलब है हर लेना। संकट मोचन क्यों नाम है? कि वो संकट को हर लेंगे। तो दाब मोचन में क्या होता है? जैसे हम आपको बताए हैं कि जैसे ही पृथ्वी में भीतर जाते जाते हैं घनत्व तो बढ़ता जाता है ना। तो जो ऊपर की चट्टाने हैं उनका घनत्व तो कम होता है और नीचे की चट्टानों का घनत्व तो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर की चट्टाने इसको दबाए हुए हैं, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है ऊपर से, इसलिए इनका घनत्व तो क्या है? ज़्यादा है। जैसे ही ये चट्टाने अपक्षय के कारण हट जाएंगी, है ना, या किसी और क्रिया से यहाँ की चट्टाने हट गई, तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो कम हो जाएगा ना। जो प्रेशर कम हो जाता है तो भी चट्टाने टूट जाती हैं। जैसे अभी आपके ऊपर घर वालों का प्रेशर है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आसपास आप यहाँ कॉलेज से घर जाते हैं तो देख रहे हैं, आप अपनी अनुसार क्रियाएं बहुत सारी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन करता है कि रात भर घूमें, मन करता है कि 2 बजे 3 बजे तक जागें, लेकिन नहीं कर पा रहे। अभी आप तैयारी करने इलाहाबाद या दिल्ली चले जाएं तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो आप 2 बजे तक घूमेंगे, लेट नाइट पार्टी करेंगे और जो मन है वो करेंगे। तो प्रेशर कम हुआ तो आप विखंडित हो जाएंगे, आपका समय जो है कई चीज़ों में बट जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि आपके ऊपर अभी प्रेशर है। समझ में आई बात? जब प्रेशर हटता है तो क्या होता है? तो प्रेशर होना अच्छी बात है। फिर भूस्खलन है, लैंड स्लाइडिंग है, एक बिंदु इसी में भूस्खलन। लैंड स्लाइडिंग में क्या होता है? लैंड स्लाइडिंग ज़्यादातर स्लोप पे होता है। जैसे यहाँ पे पर्वत है ना, तो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो लैंड स्लाइडिंग में क्या होता है? कोई पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग में क्या होता है कि जो चट्टानें पहले से ही टूट टूट के मान लीजिए कई भागों में विभक्त हुई हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी के रूप में वो अलग हो चुकी हैं चट्टानें। जब बारिश होता है तो क्या होती हैं? ये मिट्टी क्या होती है? भीग जाती है और भीग करके बहुत तेज़ी के साथ नीचे की ओर आती है। इसी को लैंड स्लाइडिंग कहते हैं।
है ना। और जब ये लैंड स्लाइडिंग होती है और जहाँ यह टकराती है वहाँ की मिट्टी को, चट्टानों को तोड़ देती है, तो इसी के द्वारा भी अपक्षय होता है। तो लैंड स्लाइडिंग मतलब है कि चट्टानें पहले से ही कुछ भागों में टूटी हुई थी, पानी गिरा, वो भीग गई और वह तेजी से क्या हुआ, वहाँ से क्या हुई, नीचे की ओर आई। तो जहाँ जहाँ वो टकराती जाती हैं वहाँ के चट्टानों को, मिट्टी को तोड़ती जाती हैं, और अगर वो वहीं पे इकट्ठा रह गया तो उसको क्या कहेंगे, अपक्षय की क्रिया उससे भी होती है। तो भौतिक अपक्षय हम लोगों ने देख लिया है, कल रासायनिक और जैविक अपक्षय देख लेंगे। तो नोट्स भेज दिया जाएगा, पढ़ के आइएगा।